माय डियर स्टूडेंट्स, लास्ट क्वेश्चन हम देख रहे हैं 33rd क्वेश्चन, 5 मार्क का क्वेश्चन है। और यहाँ पर इस क्वेश्चन में हमारे पास में फिर से दो पार्ट है, ए एंड बी। सबसे पहले हम ए पार्ट देखते हैं। क्वेश्चन में गिवन है ड्रॉ द ग्राफ शोइंग द वेरिएशन ऑफ इंडक्टिव रिएक्टेंस एंड कैपेसिटिव रिएक्टेंस विथ फ्रीक्वेंसी ऑफ अप्लाइड एसी सोर्स। और इसी के नीचे हमारे पास में एक और क्वेश्चन है, ड्रॉ द फेजर डायग्राम ऑफ सीरीज LRC सर्किट कनेक्टेड टू एन एसी सोर्स। ओके, बी पार्ट हम पहला ए पार्ट सॉल्व करने के बाद सॉल्व करेंगे। तो सबसे पहले हम ए पार्ट सॉल्व करते हैं। यहाँ पर हमारे पास में अगर हम इस कॉन्सेप्ट को ध्यान से समझे, कौन सा कॉन्सेप्ट ध्यान से समझते हैं कि अगर हम इंडक्टिव रिएक्टेंस की बात करें, किसकी बात करते हैं? इंडक्टिव रिएक्टेंस की। हम ए पार्ट यहाँ पर देख रहे हैं, सॉल्यूशन ऑफ पार्ट ए। अगर हम इंडक्टिव रिएक्टेंस की बात करें, किसकी बात करें? इंडक्टिव रिएक्टेंस की बात करें। हमको पता है रिएक्टेंस क्या चीज़ होती है। जब हम किसी सर्किट में एसी अप्लाई करते हैं तो एसी के फ्लो में जो अपोजिशन होता है दैट इज कॉल्ड रिएक्टेंस। और इंडक्टिव रिएक्टेंस एक्सएल की बात करें तो वो होगा ओमेगा एल। और इसको हम क्या लिख सकते हैं? ओमेगा को लिख सकते हैं 2 पाई, सॉरी दैट इज दिस इज ओमेगा एल 2 पाई एफ इंटू एल। मतलब यहाँ से हमको क्लियरली समझ में आ रहा है कि एक्सएल इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू फ्रीक्वेंसी। और अगर कोई पैरामीटर फ्रीक्वेंसी के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है मतलब ग्राफ स्ट्रेट लाइन बनेगा। ग्राफ कैसा बनेगा? स्ट्रेट लाइन बनेगा। अगर हम यहाँ पर ग्राफ की बात करें, एक्स एक्सिस पर अगर हम फ्रीक्वेंसी ले लेते हैं और वाई एक्सिस पर हमने एक्स एल लिया है तो ग्राफ बनेगा स्ट्रेट लाइन। कैसा बनेगा? स्ट्रेट लाइन बनेगा। यहाँ ओरिजिन से पास होते हुआ स्ट्रेट लाइन हमको मिलेगा। तो यहाँ पर हम लिख सकते हैं ग्राफ कैसा रहेगा? स्ट्रेट लाइन। ओके, स्ट्रेट लाइन। इसको हम लीनियर ग्राफ भी कह सकते हैं। इसको हम क्या कह सकते हैं? लीनियर ग्राफ। ओके, नेक्स्ट हम बात करते हैं, अगर हम कैपेसिटिव रिएक्टेंस की बात करें, कैपेसिटिव रिएक्टेंस की अगर हम बात करें, है ना, तो हम अगर लिखते हैं कैपेसिटिव रिएक्टेंस, कैपेसिटिव रिएक्टेंस की अगर हम बात करें तो यहाँ पर हमको पता है कि कैपेसिटिव रिएक्टेंस एक्स सी जो होगा इज इक्वल टू 1 डिवाइडेड बाय ओमेगा सी। मतलब एक्स सी इज इक्वल टू 1 डिवाइडेड बाय 2 पाई एफ इंटू सी. What is this 2 pi f? That is equal to omega. So this xc is inversely proportional to f. It is inversely proportional to f. और अगर कोई पैरामीटर inversely proportional है, so if you are just drawing the graph between this frequency f and xc, since these are inversely proportional to each other, so graph will be rectangular hyperbola like that. It will be a rectangular hyperbola. It will be rectangular hyperbola. ओके, तो यहाँ पर हमने इसका एक पार्ट सॉल्व किया है। यहाँ पर एक और क्वेश्चन इसके बाद दे रखा है, ड्रॉ द फेजर डायग्राम ऑफ सीरीज LRC सर्किट। ओके, तो हम यहाँ पर सीरीज LRC सर्किट बनाते हैं। सबसे पहले हम L ले लेते हैं, दैट इज द इंडक्टर L। उसके बाद में हम यहाँ पर R ले लेते हैं, दैट इज रेजिस्टेंस। और उसके बाद हम C ले लेते हैं, दैट इज कैपेसिटेंस। ओके, और इसको हमने एक AC सोर्स से कनेक्ट किया है और उस AC सोर्स का फेजर जो है उसको हमने लिखा V फेजर। और हमको पता है जब सीरीज में यहाँ पर कनेक्टेड होंगे तो इनका फेजर एडिशन होगा। क्या होगा? फेजर एडिशन होगा। मतलब VL फेजर, VR फेजर और VC फेजर। तो अप्लाइड पोटेंशियल अगर हम लिखें V फेजर तो वो होगा VL फेजर प्लस VR फेजर प्लस VC फेजर। मतलब हमको फेजर एडिशन इसका करना रहेगा। हम यहाँ पर जो करंट और उसका फेजर वैल्यू है ना, उसको एज अ रेफरेंस एक्सिस कंसिडर करते हैं क्योंकि करंट तीनों में सेम है। ओके, सो इन दिस फेजर डायग्राम करंट वी आर टेकिंग एज अ रेफरेंस एक्सिस I फेजर। ओके, I फेजर करंट को हमने क्या लिया है? रेफरेंस एक्सिस लिया है। क्यों? क्योंकि करंट तीनों में सेम है। ओके, तो ये पॉइंट आप बिल्कुल नोट कर लीजिए कि करंट वी आर टेकिंग एज अ रेफरेंस बिकॉज दिस करंट इज सेम इन ऑल दिस 3 एलिमेंट. नाउ दिस इज अवर परपेंडिकुलर एक्सिस.
Okay, this is our perpendicular axis. Now the very important concept is that this VR phasor is in the same direction of current phasor. क्यों? क्योंकि रेजिस्टेंस के लिए करंट और वोल्टेज का फेज डिफरेंस जीरो होता है, तो जिस डायरेक्शन में करंट फ्लो हो रहा उसी डायरेक्शन में पोटेंशियल भी होगा. तो हम यहाँ पर एक पॉइंट, इंपॉर्टेंट पॉइंट नोट लिखते हैं. फॉर आर रेजिस्टेंस के लिए फेज डिफरेंस कितना होता है, इज इक्वल टू जीरो. करंट के लिए, करंट और वोल्टेज के बीच फेज डिफरेंस जीरो होता है, तो उसी डायरेक्शन में हमने यहाँ पर फेजर ड्रॉ कर दिया. पर अगर हम इंडक्टर की बात करें, सेकेंड इंपॉर्टेंट पॉइंट, फॉर एल इंडक्टर की बात करें तो फेज डिफरेंस कितना होता है, 90 डिग्री, और वोल्टेज जो होता है वो लीडिंग होता है. क्या होता है, लीडिंग. ओके, वोल्टेज लीडिंग होता है बाय 90 डिग्री. तो यहाँ पर VL फेजर जो बनेगा वो ऐसा अपवर्ड डायरेक्शन में बनेगा इस करंट के रिस्पेक्ट में. यहाँ पर VL फेजर करंट के रिस्पेक्ट में अपवर्ड डायरेक्शन में बनेगा. ओके, अगर हम VC फेजर की बात करें तो थर्ड पॉइंट हम लिखेंगे फॉर C this phi is again equal to 90 degree. There is 90 degree phase difference between current and voltage for the capacitor, but voltage is lagging. Voltage क्या होगा, lagging होगा. So if you are just drawing the phasor for VC, this will be vertically downward. ऐसा vertically downward होगा VC phasor. Why it is vertically downward? Because current we are taking horizontal. यहाँ पर horizontal direction में हमने current लिया तो वो नीचे आएगा, 90 डिग्री फेज डिफरेंस पर आएगा. ठीक है, और सबसे पहले हम यहाँ पर जो अपोजिट डायरेक्शन में वैल्यूज हैं उनको सॉल्व कर लेते हैं, है ना. तो अपोजिट डायरेक्शन में VC और VL मान लेते हैं, VL बड़ा है, अभी हमेशा कंसीडर कर लेते हैं VL बड़ा है और VC छोटा है. तो सब्ट्रैक्ट करने के बाद में ऊपर हमको एक फेजर मिलेगा VL माइनस VC. इसका हाइट कितना होगा, VL माइनस VC. और इन दोनों परपेंडिकुलर को अगर ड्रॉ करेंगे तो यहाँ पर हम वेक्टर एडिशन लगा सकते हैं. तो यहाँ पर हमको मिलेगा, ये जो फेजर मैं अभी ड्रॉ कर रहा हूँ वो होगा V फेजर, जो हम अप्लाइड पोटेंशियल, और यहाँ पर ये होगा फेज डिफरेंस बिटवीन करंट एंड वोल्टेज, अप्लाइड वोल्टेज एंड करंट. ओके, तो ये फेज डिफरेंस भी यहाँ पर कैलकुलेट कर सकते हैं. और इस V फेजर का वैल्यू अगर हम कैलकुलेट करें तो मैग्नीट्यूड कितना होगा, V इज इक्वल टू VL माइनस VC होल स्क्वायर प्लस VR होल स्क्वायर और इसका रूट, बिकॉज इट इज द डायगोनल, इट इज द हाइपोटेनियस. And if you are finding this phase difference 10 phi, so it will be VL minus VC divided by VR. ओके, तो यहाँ से हम फेजर डायग्राम से पूरे कॉन्सेप्ट को अच्छे से समझ सकते हैं. अगर आपने फेजर डायग्राम AC में समझ लिया है, इसका मतलब आपने AC का 80% पार्ट समझ लिया है. AC सर्किट को सॉल्व करना बड़ा इजी हो जाता है. वो LR सर्किट हो, LRC सर्किट हो, RC सर्किट हो, किसी भी टाइप का सर्किट हो, तो आप उसको सॉल्व कर सकते हैं अगर आपको फेजर डायग्राम का कॉन्सेप्ट समझ में आता है. तो यहाँ पर हमने फर्स्ट A पार्ट पूरा कंप्लीट सॉल्व किया. अब हम B पार्ट की तरफ जाते हैं. B पार्ट को एक बार पढ़ते हैं, उसमें क्या गिवन है. B पार्ट हमारे पास में फिर से AC से रिलेटेड है. क्वेश्चन में गिवन है व्हेन एन अल्टरनेटिंग वोल्टेज ऑफ 220 वोल्ट इज अप्लाइड अक्रॉस डिवाइस X, a current of 0.25 ampere flow, okay, which lags behind the applied voltage in phase by pi by 2 radian. ओके, अभी हमने जब A पार्ट सॉल्व किया तो वहाँ पर एक कॉन्सेप्ट लिखा. कॉन्सेप्ट क्या था, अगर हम रजिस्टर की बात करते हैं, है ना, अगर हम रजिस्टर की बात करते हैं, बिल्कुल आपको आपके एग्जाम आंसर शीट में ये बात लिख कर आना है. आंसर आप लिखेंगे, सॉल्यूशन हम बात कर रहे हैं किसका, सॉल्यूशन B पार्ट का. ओके, और यहाँ पर ये बिल्कुल आपको लिख कर आना है कि फॉर रजिस्टर फॉर R द फेज डिफरेंस इज इक्वल टू 0 डिग्री. ओके, एंड फॉर इंडक्टर L this phase difference is equal to 90 degree, that is equal to pi by 2. आप pi by 2 लिखिए क्योंकि हमारे क्वेश्चन में pi by 2 गिवन है, pi by 2 रेडियन. और यहाँ पर VL जो वोल्टेज है वो लीड करेगा, क्या करेगा, लीड करेगा, लीडिंग कंडीशन में होगा. ओके, यहाँ पर अगर हम फॉर C की बात करें तो phi इज इक्वल टू अगेन pi by 2, बट यहाँ पर वोल्टेज जो होगा वो लेगिंग होगा और करंट लीडिंग होगा बाय 90 डिग्री. ओके, या पाई बाय 2 बोल सकते हैं आप. तो यहाँ पर क्वेश्चन में गिवन है व्हेन अल्टरनेटिंग वोल्टेज अप्लाइड टू डिवाइस X, करंट फ्लो हुआ, लेग बिहाइंड द वोल्टेज, करंट जो है वो वोल्टेज से पीछे जा रहा है 90 डिग्री, मतलब कि यहाँ पर वोल्टेज लीड कर रहा है, डिवाइस होगा इंडक्टर.
ठीक है। तो यहाँ पर x डिवाइस जो होगा आप लिखेंगे, आप यहाँ पर लिखेंगे फॉर x डिवाइस x इज इंडक्टर। x क्या होगा? इंडक्टर होगा। क्यों? क्योंकि यहाँ पर क्या बोला है उन्होंने? बोला है कि करंट फ्लो विच लेग्स बिहाइंड द वोल्टेज अप्लाइड वोल्टेज बाय पाई बाय 2, मतलब वोल्टेज लीड कर रहा है, करंट लेग कर रहा है। तो यहाँ पर x डिवाइस जो होगी वो इंडक्टर होगी। और आगे उन्होंने कहा है सेम करंट फ्लो बट नाउ इट इज इन फेज, इट इज इन फेज अप्लाइड वोल्टेज, ठीक है। तो y डिवाइस जो होगा वो कौन सा होगा आप बताइए? वो होगा रजिस्टर। वो क्या होगा? रजिस्टर। ओके, तो यहाँ पर हमको ये कॉन्सेप्ट समझ में आया। अगर हम यहाँ पर अब करंट का वैल्यू हमको पता है, अगर हम यहाँ पर XL कैलकुलेट करें, है ना, तो हमको पता है XL इज इक्वल टू V बाई I। फर्स्ट केस वन फर्स्ट केस में तो V इज इक्वल टू है 220 और I है 0.25 मतलब 1/4, मतलब 4 का मल्टीप्लाई करना है यहाँ पर। तो 220 इंटू 4 मतलब कि यहाँ पर हो जाएगा 880 ओम। ओके, केस टू अगर हम रजिस्टर की बात करें तो यहाँ पर लिखेंगे R इज इक्वल टू अगेन V बाई I, ओके, विच इज इक्वल टू अगेन 880 ओम। अब उन्होंने कहा है कैलकुलेट द करंट फ्लो in the circuit when the same potential is applied across the series combination of x and y। मतलब अब हमने यहाँ पर R और L दोनों सीरीज में कनेक्ट किए हैं और हमने सेम अल्टरनेटिंग वोल्टेज अप्लाई किया है, ठीक है। ये है हमारा R और ये है L। ओके, अब अगर हम यहाँ पर Z की बात करें तो Z यहाँ पर होगा जो कि इम्पिडेंस है वो होगा R² प्लस XL स्क्वायर। ओके, तो दोनों का वैल्यू पुट करेंगे तो Z का वैल्यू कितना आ जाएगा? 880 इंटू √2 ओम। ओके, यहाँ पर कैलकुलेशन बड़े इजी है जो आप कर सकते हैं। और अगर हम करंट की बात करेंगे, I जो करंट यहाँ पर फ्लो होगा वो होगा V बाई Z, ठीक है। जब कॉम्बिनेशन की बात आएगी तो इम्पिडेंस होगा, इंडिविजुअल होगा तो रिएक्टेंस होगा या रेजिस्टेंस होगा। ओके, ये सारे कॉन्सेप्ट समझने के लिए आप हमारा डिस्क्रिप्टिव वीडियो जरूर देखिएगा ताकि आपको वहाँ पर सारे कॉन्सेप्ट क्लियरली समझ में आएंगे। तो ये होगा 220 डिवाइडेड बाय 880 इंटू √2, है ना। तो ये यहाँ पर 4 टाइम कैंसिल होगा तो 1 डिवाइडेड बाय 4 √2, ओके, एम्पियर। दैट इज द आंसर। ओके, तो हमने यहाँ पर इसका सेकंड वाला जो क्वेश्चन है वो भी सॉल्व कर लिया। तो यहाँ पर हमने अब 33rd क्वेश्चन जो लास्ट क्वेश्चन 5 मार्क का वो कंप्लीट किया है। ये सारे वीडियोस आप हमारी वेबसाइट पर जाकर देख सकते हैं जहाँ पर आपको एक सिस्टमेटिक वे सारे क्वेश्चंस का आंसर मिलेगा, सारे क्वेश्चंस के वीडियो मिलेंगे। वहाँ से आप इसका वीडियो बुक भी डाउनलोड कर सकते हैं जहाँ पर आप एक PDF में सारे क्वेश्चंस का सॉल्यूशन देख सकते हैं। मतलब आप जब कभी प्रैक्टिस करेंगे तो इन केस अगर कोई क्वेश्चन में आपको डाउट आता है तो वहीं पर आपको वीडियो का लिंक अवेलेबल होगा। थैंक यू वेरी मच।